नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय या 3 प्रश्न। क्यों नहीं बर्खास्त की महाराष्ट्र की सरकार? दूसरा, क्या नीतीश होंगे विपक्ष की एकता की धुरी? तीसरा, क्या कमजोर पाकिस्तान भारत के हित में है? इस पे चर्चा करूं इससे पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब एक छोटी रकम आप हर महीने हमें सहयोग के रूप में देते हैं और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त एक बार भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बर्खास्त की महाराष्ट्र की सरकार? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मतलब निर्णय जिसका बहुत उम्मीद इंतजार था। पिछले साल जून महीने में महाराष्ट्र सरकार गिरने का वो सब जो कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद नई सरकार बनी, फिर फरवरी उसका कई कई परतों से गुजरी। फरवरी के महीने में इस साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई शुरू की। मार्च के महीने में सुनवाई खत्म हुई, फिर ऑर्डर रिजर्व कर लिया और एक बहुत लंबा समय, करीब 2 महीने तक वो ऑर्डर रिजर्व रहा। कल कर्नाटक का चुनाव हो गया और आज वो वर्डिक्ट आ गई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या या किसी भी वो ये सिर्फ मानना है क्योंकि इसका ने ये इसलिए किया कि 10 के बाद कि उनके इस निर्णय से जो कर्नाटक के चुनाव है वो किसी भी पक्ष के लिए प्रभावित ना हो। आप वैसे देखिए तो ठीक ही है भाई, जो न्यायपालिका का काम जो न्याय देना है। आज उस सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रमुख फैसले किए हैं। एक फैसला जो दिल्ली सरकार के रेफरेंस में है, उसमें यह था कि दिल्ली सरकार क्या एलजी के मातहत रहेगी। एलजी साहब जो लाए गए हैं गुजरात से, जिनकी गुजरात की ट्रेनिंग है, गुजरात मॉडल को ठीक से जानते हैं, गुजरात में कैसे काम होता है, कितनी तरक्की से और कितनी तेजी से काम होता है, तरक्की और तेजी को वो जानते हैं। तो क्या उन एलजी साहब के मातहत रहेगी ये सरकार, या इस चुनी हुई सरकार के अपने भी कुछ उनके राइट्स होंगे, कुछ उनके पास ताकत होगी, कुछ उनके पास निर्णय करने की क्षमता होगी जिससे वो एक अच्छी गवर्नेंस दे सके। क्योंकि जवाबदेही जनता पे सरकार की है जो चुन के आई है। एलजी साहब तो अपॉइंटेड हैं, गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा किसी समय, तो उनको ये तोहफा में दे दिया गया है या एलजी बना दिया गया है। इस तरह से ऐसा लगता है कि बहुत स्पष्ट कर दिया इस निर्णय ने कि एक चुनी हुई सरकार एक एलजी के मातहत नहीं रहेगी। एलजी साहब को चुनी हुई सरकार के अनुसार काम करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये भी क्लियर कर दिया कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहेगी और कहां-कहां वो निर्णय लेंगे, और बाकी सारे मामलों में दिल्ली सरकार स्वतंत्र है अपना निर्णय अपने हिसाब से लेने की और अपने हिसाब से चलाने की। तो मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण फैसला है जहां तक आम आदमी पार्टी के लिए है। उसने अभी तक जो अपना दिल्ली मॉडल दिखाया है, उस दिल्ली मॉडल से लोग संतुष्ट हैं। उसी दिल्ली मॉडल के बेसिस पे उसने अपना सेकंड टर्म मतलब अपने काम के नाम पे वोट लिया है और ठीक से जीत के वापस आए हैं और सेकंड टर्म कर रहे हैं। मुझे भी हरदम बार-बार मैं उनके इस मतलब शिक्षा के मॉडल और उनके स्वास्थ्य के मॉडल जो हॉस्पिटल मॉडल है उसकी हरदम तारीफ करता रहता हूँ। बाकी ठीक चीजें हैं कि बिजली फ्री है फ्री, लेकिन ये 2 मॉडल ऐसे हैं जो पूरे देश में हर सरकार को उसको देख के उसके हिसाब से कुछ कम ज्यादा करना चाहिए। कुछ सरकारें इसके आसपास कर भी रही हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था वो महाराष्ट्र के बारे में था। महाराष्ट्र सरकार के में जब शिंदे जी को तोड़ के बीजेपी उनको पूरा भारत भ्रमण करा के उस कुछ सैनिकों को कहां कहां ले जाके फिर आसाम आसाम कर करा के फाइनली एक सरकार बनाने में सफल हो गई थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय बिल्कुल स्पष्ट किया है। पहला निर्णय ये कहा गया है कि गवर्नर का ये निर्णय कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें, ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल असंवैधानिक था। ये उन्होंने स्पष्ट किया है। दूसरा निर्णय उन्होंने स्पीकर के बारे में स्पष्ट किया है कि स्पीकर को लेजिस्लेटिव पार्टी का के द्वारा दिए हुए व्हिप जो
कौन व्हिप होगा ये ठीक नहीं था, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसाइड करती है कि मेरा व्हिप कौन है। उन्होंने स्पीकर के रोल की बात की है। और तीसरा, और मतलब इस सिलसिलेवार चल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि उन्होंने ना अपनी मर्यादा का ख्याल रखा है और ना उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा इस निर्णय में साफ साफ कहा है कि जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये निर्णय न्याय संगत संवैधानिक रूप से ठीक नहीं था, तो पहली बात यह होती है कि जो उस समय सरकार ने, जो इस समय सरकार चल रही है, वो कितनी नियम कानून संविधान के दायरे के अनुसार है। क्योंकि ये सरकार आउटकम है, उस गवर्नर के निर्णय के कारण ये सरकार वजूद में आई। अगर वो निर्णय गलत था तो ये सरकार कैसे सही हो सकती है, ये किसी के, ये अगर कोई प्रश्न पूछता है तो कोई गलत प्रश्न नहीं है। और ये बात किसी को भी पूछना जायज है। इस निर्णय के क्या पॉलिटिकल इफेक्ट होंगे, क्या होंगे, उस पर अलग अलग तरह से चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस साहब और शिंदे जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि उनकी जीत है, वो है। जीत कैसे है जब वो साफ साफ आपसे कहा जा रहा है। देखिए, कुछ चीजों का कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गवर्नर ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्पीकर ने गलत किया, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये सही है, तो ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक चीज ये कही कि चूंकि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट की जगह इस्तीफा दे दिया उन्होंने और इसलिए वो उनको वापस चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, ये बात थोड़ी आम आदमी को पच नहीं रही है। उस दिन अगर, देखिए, उस दिन अगर वो फ्लोर टेस्ट होता और वो हार जाते तब ये होता कि नहीं नहीं उनके पास तो थे ही नहीं, तब तो बात दूसरी हो जाती। दूसरा, जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गवर्नर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, मैं साफ साफ कह रहा हूं, कोश्यारी जी जो थे वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस बात पे तुल गए थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार जाए और बीजेपी के साथ गठबंधन बना के शिवसेना के लोगों को तोड़ के एक सरकार बनाई जाए, तो उद्धव ठाकरे या कोई भी व्यक्ति जिसमें, उद्धव ठाकरे में तो बहुत नैतिकता थी, वो तो अपने पद, उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ में उन्होंने अपना बंगला भी छोड़ दिया, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई नैतिकता रहती तो वो वही काम करता जो उद्धव ठाकरे ने किया। अगर कोई दिक्कत क्या है, क्योंकि राजनीति में जो बीजेपी के पक्ष के लोग हैं उनको ये नैतिकता का पता ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री मोदी बिना आंख झपकाए मंच से कल कह रहे हैं कि इस देश के कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हरदम चुनावी मोड में रहती हैं, मतलब कौन कह रहा है। खैर, तो मैं महाराष्ट्र की सरकार की इस बात को मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार गवर्नर, स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के कुछ गलत निर्णयों के कारण है, तो इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त क्यों नहीं किया, ये एक किसी भी आम व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है। क्योंकि ये काम तो आप ही को करना था, ये और कौन करेगा। अब दूसरी बात, क्या नीतीश होंगे विपक्षी एकता की धुरी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश जी इस समय विपक्ष को एक मंच पे लाने के लिए सब लोगों के पास जा रहे हैं। नीतीश जी का जो स्टेचर है वो खूब बढ़ गया है। उन्होंने एक महीना पहले आके दिल्ली में कांग्रेस से बिल्कुल स्पष्ट, पहले उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बात की, खड़गे जी से बात की, राहुल गांधी से बात की और बिल्कुल स्पष्ट कर लिया कि भाई कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनका कांग्रेस से सीधे वार्तालाप थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसमें उभर के आया बिल्कुल स्पष्ट कि कांग्रेस की सीधी वार्ता न केजरीवाल साहब से हो पा रही है, न ममता बनर्जी से हो पा रही है, न के चंद्रशेखर राव से हो पा रही है, ये तीन लोग। उसके अलावा इनकी बात बीजू जनता दल के नवीन पटनायक साहब और आंध्र प्रदेश में रेड्डी साहब के साथ नहीं हो पा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि, और ये इन्होंने अपने जिम्मे लिया कि अब मैं इन लोगों से मैं बात करूंगा और इन लोगों को
एक लार्जर जो विपक्ष का फ्रेमवर्क है उसमें लाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने इसकी पहल की, वो नीतीश कुमार केजरीवाल के पास मिले, केजरीवाल ने कहा कि मैं आपका, और उन्होंने बाहर आके साझा बयान दिया कि मैं आपके साथ हूं। ममता बनर्जी से मिले, उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूं। फिर वो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक के पास गए। नवीन पटनायक साहब से उनकी एक लंबी चर्चा हुई। नवीन पटनायक ने बाहर निकल के कहा कि 2024 की इसमें कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक कोई ऐसे पुराने दोस्त नहीं है कि वो हर रोज मिलते हैं और वो कभी उनके यहाँ आते हैं, वो कोई दोस्ती नहीं। अगर नीतीश कुमार नवीन पटनायक साहब के पास जा रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स ही डिस्कस करने गए हैं। नवीन पटनायक का बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये वो लोग हैं जिनका अपने राज्य में अगर उनको अपनी सत्ता कायम रखनी है तो उनको सीधे सीधे उनका कांग्रेस से फाइट होती है। और चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, और चाहे वो उड़ीसा हो। उड़ीसा में तब भी एक फैक्टर हो सकते हैं बीजेपी पर, बाकी जगहों पे तो इनकी सीधी बात होती है। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार उस कमी को पूरा कर रहे हैं। और आज फिर नीतीश कुमार मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंच के उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब से बात की। मुंबई पहुंच के उन्होंने शिंदे साहब, शरद पवार साहब से बात की। और दोनों लोगों के साथ प्रेस से भी वो रूबरू हुए। और हर जगह वो एक चीज बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हम लोग एक लार्जर प्लेटफॉर्म बनाने के उसमें हैं, जिससे हम 2024 में बीजेपी का एक सशक्त ऑल्टरनेटिव के रूप में दे सकें। वो खुद अपने राज्य में कांग्रेस उनके साथ सहयोगी है ही। वो ये बिल्कुल मानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये विपक्षी एकता होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धुरी बनेगी, लार्जर पार्टी वो होंगी। नीतीश कुमार जी को पता है कि उनकी ताकत आज 16 एमपी की है, तो कोई 2024 में उनकी 16 से 40 एमपी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनको वहां पे आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को भी अकोमोडेट करना है। तो वो 16 का बहुत हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन उनका एक लार्जर जो स्टेट्समैन की अगर इमेज बनती है, अगर वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं जो इन सब रफ एजेस को दूर करते हैं, तो ये देश में एक बड़ी बात होगी। उन्होंने बहुत दिनों तक जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ रहे हैं, जो एनडीए के चेयरपर्सन, पहले चेयरपर्सन थे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बात और उनके साथ उनके पक्ष में जाती है कि उन्होंने जब भी सरकार में रहे, जब भी मंत्री बने, चाहे केंद्र में मंत्री रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने हरदम गठबंधन की सरकार चलाई है। उनके पास कभी भी उनको ये लग्जरी नहीं थी कि वो क्लियर मेजोरिटी है और अपनी सरकार। तो गठबंधन में क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, कौन कितना ज्यादा, कितना पीछे, कितना आगे, कितना दाएं, कितना बाएं, ये उनको समझ में आता है। तो मेरे ख्याल में इन सब चीजों में एक इजाफा और होने वाला है। अगर कर्नाटक में अभी भी बोल रहा हूं कांग्रेस जीतती है, तो वो नीतीश कुमार जो अभी तक काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उस ग्राउंड में और तेजी से और आगे बढ़ने में, विपक्षी एकता में तेजी आएगी। अब तीसरी बात, क्या कमजोर पाकिस्तान भारत के हित में है? आज भारत के सब चैनल और खास करके एक पार्टी विशेष के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन लोग बहुत जश्न मना रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तो गृह युद्ध है, पाकिस्तान टूट रहा है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि 2024 में आप जब जीत के आएंगे तो उसके बाद बीजेपी जो है वो पीओके को अपने साथ ले लेगी, इत्यादि इत्यादि। मैं याद दिला दूं, अटल जी गए थे लाहौर यात्रा पे। अटल जी ने वहां जो बिजनेस बुक में लिखा, और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, अटल जी बिल्कुल क्लियर थे कि मजबूत भारत के लिए पाकिस्तान का भी मजबूत होना आवश्यक है। इसमें इसमें अगर किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। अगर आज पाकिस्तान मजबूत होता है तो उससे भारत भी मजबूत होता है। होता क्या है कि जब पाकिस्तान कमजोर होता है तो उसके ऊपर चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये लोग हावी होने लगते हैं। और आज भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा इस समय, चाहे आर्थिक हो, चाहे रक्षात्मक हो, जो चीन है, वो कमजोर पाकिस्तान हमारे हित में नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए। मजबूत पाकिस्तान चीन की कुछ चीजों को ना भी कह सकता है, कमजोर पाकिस्तान चीन की जबरदस्ती को ना कहने की स्थिति में नहीं रहेगा। हम लोग यहां से बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो इसमें खुश होते हैं कि देखो देखो वहां हुआ,
किसी भी जगह पे, दुनिया में कहीं पे भी अगर सेना, मतलब अगर लोकतंत्र की जगह सेना और डिक्टेटरशिप आ रही है, तो वो केवल उस राष्ट्र के लिए नहीं, उस पूरे रीजन के लिए वो एक समस्या होगा। एक चीज हरदम याद रखना होगा हम सब लोगों को कि पाकिस्तान के पास आज परमाणु अस्त्र है। उस परमाणु, अगर जो भी जिन लोगों के पास ये परमाणु अस्त्र हैं, वहां की सरकार अगर लोकतांत्रिक है, तो उसपे उतने लोगों का एक रोक लगी रहती है, एक लगाम रहती है वहां के जनतंत्र की, वहां के लोकमत की। आप अगर वो लगाम सेना के पास दे देते हैं, तो फिर वो एक बहुत खतरे के ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या, लेकिन हमें इसमें बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये तो पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान वो हो जाएगा। मुझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत के हित में है कि अगर पाकिस्तान मजबूत हो जाए, तो जो चीन का प्रेशर उसके ऊपर रहता है वो काफी हद तक कम होगा, और वो शायद भारत के हित में रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।